नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जिला भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी देहरादून और नगर पुलिस अधीक्षक खुद प्रमुख स्थानों पर मौजूद रहकर हर वाहन और व्यक्ति की गहन जांच करा रहे हैं। साथ ही विकास नगर और ऋषिकेश क्षेत्र में भी पुलिस अधिकारी खुद चेकिंग का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। वहीं नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और वामपंथी दल विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत बीजेपी लोगों के बीच जाकर नए संशोधन की खूबियां बता रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव मुस्लिम और देशवासियों के हितों में लाया गया बदलाव है। इसके माध्यम से गरीब मुसलमान के हित भी सुरक्षित हो। देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। सर, सीएम साहब, गृह मंत्री वो न्यायालय भी तो नहीं जा रही है कांग्रेस। खाली न्यायालय चली जाती तो हमें लगता है कि शायद बेहतर कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूँ, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफ़ेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे हैं विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन हैं, क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे से मुसलमानों के हितैषी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर आप साथ हैं तो क्लियर कीजिए साथ हैं, अपने झंडे डंडे के साथ, अपने बैनर, अपनी टोपी के साथ आइए। गोल टोपी का सहारा क्यों ले रहे हैं? और अगर अगेंस्ट हैं तो उनको बताइए। अब वो तो मुसलमान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारी आवाज नहीं उठा रही है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी अपनी लाल टोपी के साथ क्यों नहीं आ रही है? वो हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्यों अपनी साइकिल का निशान पीछे छुपाया है? आए ना अपनी लाल टोपी के साथ, क्यों गोल टोपी का सहारा ले रहे हैं? आरजेडी आए ना अपनी हरी टोपी के साथ, क्यों गोल टोपी का सहारा ले रहे हैं? सारे के सारे मिलकर गोल टोपी में अपने कार्यकर्ताओं को भेज के हंगामा कराते हैं और बाद में बताते हैं मुसलमान नाराज है। इसीलिए हमने कहा था, जो विरोध करने वाले लोग हैं ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। और ये वही लोग हैं जो औरतें शाहीन बाग के विरोध में बैठी थी, उन्हें सबके कुंडली खंगाल दीजिए, सबकी सब वो वही हैं जो कहीं ना कहीं किसी पार्टियों से जुड़ी हुई है। और जब वो बात भाषण देती है तो ऐसे बन के देती है जैसे इनसे बड़ा दूध का धुला कोई नहीं होगा, इनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं होगा। तो ये जो कैरेक्टर है, जो अलग अलग है, कि अपने आप को एक आम मुसलमान बताना, उस पॉलिटिकल मुसलमान की ये चाल है। और उस चाल के बीच में वो ये चाहता है कि मैं हिंदू वोटों पे भी अपना मामला पकड़ बना के रखूं और इधर मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाता रहूं। ये डबल स्टैंडर्ड का जो खेल चल रहा है, मुसलमान, गरीब मुसलमान भी इसे समझ रहा है। वो ये भी समझ रहा है कि आज हमें हमारा हक मिलने जा रहा है और तमाम विपक्ष मिलकर हमारे हक को हमें दिलवाने से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका जवाब आने वाले वक्त में उनको भी मिलेगा, ये गरीब मुसलमान भी जवाब। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय गृह मंत्री दौरा तय हुआ था। वहीं दौरा रद्द होने पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगली तिथि घोषित की जाएगी। जब भी दोबारा दौरा सुनिश्चित हो, आज हमने उनके दौरे के समय बैठक बुलाई थी
अपने देहरादून महानगर और जिले के सारे विधायक बुलाए थे। उसके लिए हमने अपनी टोली तैयार कर दी थी, लेकिन अभी जैसी कार्यक्रम की स्थगित की सूचना आई, हमने कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया। हरीश रावत जो है न्याय यात्रा पर निकले हैं। वही हरिद्वार में वन विभाग ने जंगल में वन्य जीवों के शिकार करने वाले 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नसरत और बहादुर पथरी रिजर्व फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे थे। वन कर्मियों ने इनसे अवैध बंदूक और चाकू बरामद किए। वन विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर कार्रवाई की। वहीं वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर विभाग की लगातार निगरानी बनी हुई है। जो है हमारा जो पथरी वन क्षेत्र है हरिद्वार रेंज का, उसमें जो वन कर्मियों का दल था, उन्होंने 2 व्यक्तियों को, दो शिकारी थे, उनको रंगे हाथों शिकार करते हुए वन क्षेत्र से पकड़ा गया है और दोनों के पास से अवैध असला एवं अन्य हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। इन दोनों ही शिकारियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में और भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया है। साथ ही साथ जो इनके पास से असला जो मिला है, उसके संबंध में भी पुलिस विभाग को आर्म्स एक्ट में इनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जो है वो। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर विवाद फिर गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा नेताओं से सवाल किया है कि यदि यूसीसी इतना प्रभावी है तो क्या भाजपा नेता अपने परिजनों को लिव इन रिलेशनशिप की छूट देंगे। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और यही यूसीसी का हिस्सा है। भट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा के संस्कार इस तरह के रिश्तों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोल दे वो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा, इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता है? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान करे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मानवता का भी नुकसान। कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी इन सब? हम तो रोज लड़ रहे हैं। अंकिता में 12 दिन जेल गया हूँ सर, SSC में 7 दिन जेल गया हूँ, लेकिन अंकिता का VIP आज भी बाहर है। आपकी जो नर्स मरी थी आपके सुदम सिंह नगर में, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। दुख संघ के चेयरमैन को जेल में मीटिंग लेने की परमिशन दे दी कि आज वो भी जमानत में बाहर है। केस कितने कमजोर किए जा रहे हैं। आपके बगल में चंपावत का मंडल अध्यक्ष आज भी जमानत में बाहर है। केस कमजोर किया गया। 1 साल तक 14 साल की लड़की के संग व्यभिचार करने वाले को जमानत मिल जा रही है। आपके बगल में सल्ट का जो मंडल अध्यक्ष है वो जमानत में बाहर है, केवल इसलिए कि लड़की का मेडिकल ही 4 दिन के बाद हुआ। दबंगों की दबंगाई के कारण, सरकार के दबाव के कारण 4 दिन के बाद जब किसी का मेडिकल होता है सर तो कुछ नहीं आता रिपोर्ट में। नजूल सरकार की नियत, मैंने कहा ना, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद से ऊपर उठ के नहीं दे। अब शरबत जिहाद भी आ गया। तो ये मदारियों की उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा का नेता क्या अपनी किसी बेटी को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत देगा? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जब समान नागरिक संहिता के विषय में उस बिंदु को अंगीकृत किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। उत्तराखंड में ये पद्धति नहीं है और ना इस पद्धति को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है जो लोग इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के माहौल में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुत्र जब जन्म लेता है उसके अधिकार की चिंता करना, उनके सामाजिक द्वंद्वों की चिंता करना, और जब आपसी द्वंद्व खड़ा होता है और जब कहीं पर कोई लड़की मारी जाती है, कहीं कोई लड़का मारा जाता है, उस पर कानूनी अपराध की श्रेणी में उसको लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तथ्य को समाहित करने के लिए अपने दिशा निर्देश जनता के सम्मुख रखे हैं। जहाँ तक कर्ण मेहरा जी का शब्द है,
तो करण मेहरा जी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। बीजेपी के अंदर ना ये संस्कार है और ना उत्तराखंड की बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के अंदर की पुत्रियों में ये संस्कार है। चिंता कांग्रेस को अपने अंदर करनी चाहिए। क्या मानते हैं आप कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं ये संस्कृति? ये प्रश्न जो उन्होंने खड़ा किया है तो वो अपने द्वारा अपने लिए चिंतित है। बीजेपी के तरफ प्रश्न को लाकर वो स्वाभाविक बात है, कांग्रेस के अंदर का इस प्रकार का जो माहौल उनको दिखाई दे रहा है उसका चिंतित है, उत्तर हम तो चाह रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे 134 परिवारों द्वारा अतिक्रमण करके वहां जानवरों को रखा गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। लगातार मुनादी करवाने के बावजूद अतिक्रमण हटाए न जाने पर प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त भी किया। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि वर्तमान में लगभग सभी परिवार खुद ही चले गए हैं और जो स्ट्रक्चर मौके पर बना है उसे जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। गौला नदी के किनारे रेलवे लाइन और गौला के बीच में करीबन 134 परिवारों के द्वारा अस्थायी रूप से टेंट इत्यादि बना के अपने रहने के लिए अतिक्रमण किया गया था। कई लोगों द्वारा वहाँ पर जानवर आदि भी बांधे जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा वन विभाग के साथ लगातार मुनादी करते हुए सभी लोगों को चेतावनी थी कि अपना अतिक्रमण हटा दें। पिछले 1 सप्ताह से लगातार उसमें अभियान चल रहा था। पूरे अभियान में कल शाम को जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर आपके 134 में से लगभग सारे हट चुके हैं। 1-2 लोगों के छोटे मोटे टूटे हुए वहाँ पे स्ट्रक्चर बचे हुए हैं जिनको चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 24 अप्रैल को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आयोजित होने जा रही मॉक ड्रिल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हर साल के तरह चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ये मेन यात्रा यही है। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है ये, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, पूरे देश से बाहर आते हैं और उस विचार से आते हैं कि यहाँ आकर मत्था टेक कर चार धामों में और वापस सुरक्षित जाएं। और हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि जितने ये यात्री आ रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ जो आ रहे हैं और इन धामों में आ रहे हैं, वो भी आकर उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपना मत्था टेकने की और बिल्कुल सिक्योर तरीके से वापस अपने घर लौटे। तब यात्रा जो है वो हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट हुई है। उसके तरफ ऐसा करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों मिलकर और साधन बनाएं, काम करें इस तरह से। जैसे कि आपको मालूम है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आपदाएं अमूमन आ सकती हैं। ग्लेशियर ब्रेक आउटबर्स्ट होता है, यहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकते हैं। भूकंप भी यहाँ पर उत्तरकाशी में आया है 1991 में। तो इस तरह की आपदाएं बहुत सी आ सकती हैं। इस साल IMD का भी प्रेडिक्शन है कि मॉनसून जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ के होगा इस साल। तो इसकी वजह से हमें तैयारी करना निहायत ज़रूरी है। NDMA हर साल SDMA के साथ मिलकर ये तैयारी करता है और SDMA तो लगातार तैयारी कर ही रहा है। पूरे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट निकल रहे हैं अखबारों में और जो भी यात्री रजिस्टर कर रहे हैं उनको हिदायतें दी जा रही हैं। YouTube पर अगर जाइए तो हमारे IEC का मटेरियल जो है वो सब वहाँ पर शामिल है ऑलरेडी और लोगों को पूरे इसके ऊपर एडवाइजरी दी जा रही है। ये जो आज इवेंट है टेबल टॉप एक्सरसाइज, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जितने ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं यात्रा में वो सब आए, उनको अपनी ड्यूटियाँ समझाई जाएँ, उनसे उनको महसूस किया जाए कि क्या उनकी जवाबदारी है और क्वेश्चन आंसर के जरिए, सवाल जवाब के जरिए पूछा जाए उनसे। यहाँ पर हम DC साहब लोगों से भी पूछ रहे हैं, बाकी एजेंसीज आई हुई हैं, आर्मी है, यहाँ पर ITBP है, एयरफोर्स है। जो भी इसके अंदर शिरकत करता है वो यहाँ पर उसका कोई नुमाइंदा है जो समझेगा कि क्या चुनौतियाँ हैं इस यात्रा में
और उन चुनौतियों को दूर करने के क्या तरीके हैं। बाकी तो हम सब कोशिशों में लगे हुए हैं, पूरा राज्य जो है इसमें लगा हुआ है। एनडीए में आपको पूरी सपोर्ट देने के लिए यहाँ तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री का 10 पॉइंट का प्रोग्राम जो है आपदा प्रबंधन के लिए, वो हम उसको डिस्कस यहाँ पर बड़ी डिटेल में कर रहे हैं। सर कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विभागों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अब तक कई बार बैठकें हो गई हैं। उसी के क्रम में एनडीएमए के सहयोग से आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यात्रा के दौरान किस किस प्रकार की आपदा आ सकती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, अब तक हमारे क्या अनुभव रहे हैं, कहाँ पे हम सफल रहे हैं, कहाँ पे असफल हुए हैं, जहाँ पे असफल हुए हैं क्यों असफल हुए हैं और उसका क्या कारण है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके बाद जब आपदा कभी आती है तो रिस्पांस हम कैसे करें कि हम सफलतापूर्वक उसको देख सकें। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में जब भी आपदा आई है हमारा रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर हुआ है, हमारा कार्य बहुत बेहतर हुआ है। केदारनाथ की आपदा देखा आप लोगों ने कि लगभग 17,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला, हम लोगों ने सुरक्षित निकाला। बहुत ही कम समय में रिकवरी रिकन्स्ट्रक्शन के काम किए, रेस्क्यू के काम किए, राहत बचाव के काम किए। टिहरी में देखा आपने आपदा आई, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम किया हम लोगों ने। उधम सिंह नगर में आपदा आई, वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन उसको हम लोग ये फील करते हैं कि जितना अच्छा काम किया है और भी अच्छा काम किया जा सकता है। तो लोगों के सहयोग से और एक्सपर्ट की सलाह लेते हुए हम और बेहतर तरीके से कैसे करते हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से काम करें। सर, किस किस तरह की चुनौतियां हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा, चाहे वो मानसून है, बादल फटना या फिर भूस्खलन है, रोड ब्लॉक है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है और हाई एल्टीट्यूड पे स्वास्थ्य की दिक्कत है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, हम लोग यहाँ पे 15 स्थानों पर कुल हम लोग विभिन्न तरह के सीन क्रिएट करेंगे। कहीं एवलांच आएगा उसके बारे में दिखाएंगे, कहीं अतिवृष्टि होगी उसको दिखाएंगे, कहीं जल भरा होगा उसको दिखाएंगे, कहीं भूकंप आएगा, कहीं भीड़ आएगी, कहीं भगदड़ होगी। अलग अलग तरह की आपदाएं आने पर रिस्पांस कैसा रहता है जनपदों का, किस तरह से काम करते हैं उसको देखा जाएगा। फिर जनपद उनको एक्सपर्ट देखेंगे कि उनके द्वारा कैसे रिएक्ट किया गया है, कहाँ पे कमियां रह गई हैं, कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको देखते हुए कार्रवाई की जाएगी ताकि एक्सपर्ट की राय लेते हुए हम और अच्छे तरीके से रिस्पांस कर सकें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। दशकों बाद भी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी अभी तक अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाई है। सरकारों ने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन स्थायी राजधानी का मुद्दा आज भी अधर में ही लटका हुआ है। विगत दिनों भाजपा सरकार ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र में कुछ जमीन चिन्हित कर इसकी खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। ऐसे में लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब कोई फैसला नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता का मानना है कि उनकी सरकार हमेशा लोगों के जन सरोकारों और दिक्कतों का ख्याल रखती है, जिसको लेकर सरकार अब आगे यह निर्णय लेना चाह रही है। सरकार देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ही आज सत्ता में है, तो निश्चित तौर पर अगर हमारी देवतुल्य जनता को कहीं किसी भी चीजों से दिक्कत आ रही है तो उसको दूर करना ही हमारी प्राथमिकता है। तो जो रायपुर रेंज में फ्रीज जोन की बात है, जिसमें लोगों को इन सब चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि न खरीद पा रहे हैं, न बेच पा रहे हैं, उनको आम जन को समस्या हो रही है, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए जल्दी अभी इस चीजों पर भी बात हो रही है और अभी जो कैबिनेट होने वाली है उसमें भी इस चीज को रखा जाएगा और निश्चित तौर पर जनता के हित का कार्य किया जाएगा। फ्रीज जोन खत्म करने की भी बात उसमें निश्चित आएगी। वहीं गर्मी के सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि डेंगू जांच के लिए पर्याप्त अलाइजा किट्स उपलब्ध है। वहीं 30 बेड का मच्छरदानी सहित वार्ड और बच्चों के लिए 10 बेड का आइसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है। हाल ही में डेंगू के एक मरीज को भर्ती किया गया था, जिसकी तबीयत में अब सुधार हो रहा है। जो डेंगू का सीज़न जैसे आ रहा है और मरीज़ डेंगू के आने लग गए हैं, तो उसके लिए हमने शासन के निर्देश के अनुसार कुछ तैयारियां की हुई हैं। पहले तो मरीज़ के जांच की जो भी किट चाहिए होती है, एलाइजा की किट चाहिए होती है, उसका नंबर हमने चेक किया था। हमारे स्टॉक में पर्याप्त नंबर में एलाइजा की किट्स हैं।
बाकी जांच जो चाहिए होती है, प्लेटलेट की जांच, जनरल जांच, वो सारी पहले से ही हमारे पास सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा अगर मरीज़ को भर्ती करना पड़े तो भर्ती करने के लिए हमने इस वक्त 30 बेड का एक वार्ड अलग से आइसोलेट किया हुआ है और 10 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। 30 बेड तो एडल्ट है और 10 बेड पीडियाट्रिक है। इनमें जो जो ज़रूरत होती है, जैसे मच्छरदानी लगनी होती है, मॉस्किटो रेपेलेंट लगना होता है, वो सब हमने तैयारियां कर ली है। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ डेंगू के इलाज के लिए ज़रूरत होती है वो सारी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ मरीजों में प्लेटलेट या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास जो कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है 2 फंक्शनल है और 2 एफेरोसिस जिससे कि जंबो पैक बनता है वो यूनिट भी फंक्शनल है। तो हमारी जो कैपेसिटी है प्लेटलेट की स्टोर करने की करीब 400 की एक एट ए टाइम है और 100 पर डे हम नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस हिसाब से हमें पूरी तैयारियां जितनी भी होनी चाहिए थी हमारी पूरी है। और इस वक्त अभी हमारे पास एक ही मरीज़ आया था डेंगू का, परसों का भर्ती हुआ था, जांच पे वो पॉजिटिव आया था। मरीज़ ठीक है, रिकवरी हो रही है और होपफुली 1 या 2 दिन में हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। वही चारधाम यात्रा शुरू होने से अब महज चंद दिन शेष रह गए हैं। वही 30 अप्रैल को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू हो जाएगी। चारों धाम सजने संवरने लगे हैं और प्रशासन समेत तमाम विभाग तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुटे हैं। साथ ही 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने। यात्रा के लिए अभी तक 18,69,203 ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मारा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का केवल ध्यान यात्रियों के पंजीकरण पे है, न कि व्यापार बढ़ाने और लोगों की सुख सुविधाओं पर। पंकज भाई, मेरी चिंता रोजगार को लेकर भी है। हमारी आस्था के साथ साथ ही हमारे लिए अन्नपूर्णा के रूप में रोजगार भी है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारे पूरे परिषद के लोगों का 12 महीने का राशन इससे चलता है, बच्चों की फीस इससे जाती है। लेकिन जो इधर देखने में आ रहा है, सरकार का केवल ध्यान इस बात में कि पब्लिक कितने है, कितने रजिस्ट्रेशन है। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, हमारे लोगों को सुख सुविधाएं हो रही नहीं। हम केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण को सहन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बनाया है। हमारे यहाँ लोग आए और तारीफ करते हुए जाए कि बड़ा अच्छा इंतजाम थे, अच्छा लगता। पुरानी सरकारों ने बहुत सोच समझ के 10 दिन का एक वो बनाया था कि कम से कम 10 दिन में यात्रा 4 जगहों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया। अब सुबह आदमी दूसरे राज्य से चल रहा है, शाम को दर्शन कर रहा है और रातों रात चल के अपने राज्य में वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड के होटलियर्स को, होम स्टेज को, रेस्टोरेंट वालों को, गाड़ी वालों को कहाँ कुछ मिल रहा है। हम केवल और केवल जाम झेल रहे हैं, हम केवल और केवल प्रदूषण झेल रहे हैं और उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा। केवल बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।